कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं की अभ्यास 14 ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 14 ए का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। ज्ञात कीजिए वृत्त की दो छेदक रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, एक व्यास, एक स्पर्श बिंदु और एक जीवा। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको एक वृत्त की आकृति दी गई है। इस वृत्त की आकृति में कुछ रेखाखंड भी खींचे गए हैं। अब इस वृत्त की आकृति को देखकर हमको इन सवालों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल है हमारा, दो छेदक रेखाओं के नाम हमको इस वृत्त की आकृति में से देखकर लिखने हैं। अब दो छेदक रेखाओं के नाम लिखने से पहले हमको ये समझना होगा कि छेदक रेखा होती क्या है। तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, उस रेखा को हम कहते हैं वृत्त की छेदक रेखा। तो छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, उस रेखा को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। तो इस आकृति में हमको देखना है ऐसी कौन सी रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए ये जो एक रेखा है सी से एफ तक, ये रेखा वृत्त को डी पर और ई पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सी एफ जो होगी एक वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी, क्योंकि यह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक छेदक रेखा का नाम हो जाएगा सी एफ। उसके बाद अब हमको तो दो छेदक रेखाओं के नाम लिखने हैं। एक रेखा और ढूंढनी है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हो। तो यहां पर देखिए एक रेखा है ये सी ए वाली जो रेखा है वृत्त को बिंदु बी पर और ए पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए सी ए वाली जो रेखा है ये वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। तो लिखते हैं सी ए। तो पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दूसरा सवाल, दो स्पर्श रेखाएं। अब हमको इस आकृति में से दो स्पर्श रेखाओं के नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो पहले हमको समझना होगा वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक ऐसी रेखा हमको यहाँ पर इस आकृति में ढूंढनी है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है वह रेखा ही वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो एक ऐसी रेखा हमको ढूंढनी है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर देखिए ये एच जी वाली रेखा है, यह वृत्त को केवल एच वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। केवल एक ही बिंदु पर यह इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये एच जी वाली जो रेखा है ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो लिखते हैं एच जी। अब दूसरी स्पर्श रेखा का नाम ढूंढना है। रेखा जी एफ जो है ये रेखा है, ये वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ए पर। एच एफ वाली जो रेखा है वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ए पर। तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो लिखते हैं जी एफ। अगला सवाल है एक व्यास। इस आकृति में हमको वृत्त का व्यास का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो पहले समझते हैं व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो, उस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, उस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये बी और ए दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, केंद्र ओ से होकर जा रहा है। तो ये रेखाखंड ही वृत्त का व्यास कहलाएगा, ए बी। एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है और वृत्त के केंद्र से होकर भी जा रहा है, इसलिए इस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। तो यहां पर व्यास है ए ओ बी। ए ओ बी जो रेखाखंड है इस वृत्त के अंतर्गत वह रेखाखंड एक वृत्त का व्यास है, क्योंकि वह वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है और वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए ये रेखाखंड वृत्त का एक व्यास है। अब अगला सवाल, एक स्पर्श बिंदु और। एक स्पर्श बिंदु का नाम लिखना है। तो पहले समझना होगा स्पर्श बिंदु क्या है। तो वह
देखिए, जब वृत्त की एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो जैसे इस आकृति में एच जी एक स्पर्श रेखा है, ये रेखा इस वृत्त को जिस बिंदु पर काट रही है वही बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो एच जी वाली रेखा वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, क्योंकि यह वृत्त को एक बिंदु पर काट रही है। तो यही बिंदु, जिस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा वृत्त को काट रही है, यही बिंदु वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो एक स्पर्श बिंदु का नाम हमको लिखने के लिए कहा गया था, तो स्पर्श बिंदु यहां पर एच बी है। और यह देखिए, एक दूसरी रेखा स्पर्श रेखा थी इस आकृति में, एच जी एफ वाली जो स्पर्श रेखा है वह वृत्त को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये बिंदु ए भी स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो या तो आप एच लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ए, दोनों ही बिंदु वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। अब अगला सवाल देखिए, एक जीवा। अब हमको इस वृत्त में एक जीवा का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो जीवा की परिभाषा है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो यहां पर देखिए, बिंदु डी और ई, इन दोनों को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है डीई, ये वृत्त की जीवा कहलाएगी। क्योंकि वृत्त की जीवा की परिभाषा है कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। तो डीई इस वृत्त की एक जीवा है। या एक दूसरी जीवा का नाम आप लिख सकते हैं यहां पर, एच और ई दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है ये भी वृत्त की एक जीवा है। तो एच ई भी इस वृत्त की एक जीवा है। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको 5 सवाल दिए गए थे, जिनके उत्तर इस आकृति को देखकर हमको देने थे। तो ये पांचों उत्तर हमने दे दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। अब प्रश्न संख्या 2, केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा स्मॉल टी है, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है, तो निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथन छांटिए। तो प्रश्न संख्या 2 में हमको कुछ जानकारी एक वृत्त की आकृति की और उसकी स्पर्श रेखा की कुछ जानकारी यहां पर दी गई है, जिसके आधार पर हमको दिए गए कथनों में सत्य असत्य कथन को छांटने के लिए कहा गया है। अब जो जानकारी प्रश्न में हमको दी गई है उस आधार पर हम एक आकृति का निर्माण करेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है, केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है। तो पहले हम एक वृत्त का निर्माण यहां पर कर लेते हैं जिसका केंद्र O है, जैसा प्रश्न में कहा गया है। ये हमने बना लिया एक वृत्त, और इस वृत्त के केंद्र का नाम है O। ये वृत्त का केंद्र हो गया O। और प्रश्न में आगे कहा गया है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह स्मॉल r है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से इस घेरे के जो बीच की दूरी है ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या प्रश्न में दी गई है स्मॉल r। स्पर्श रेखा T एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती हो। तो एक ऐसी रेखा हम खींच लेंगे जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु का नाम है P, जैसा प्रश्न में कहा गया है। यह स्पर्श बिंदु है P, और जो स्पर्श रेखा हमने एक खींची है इसका नाम प्रश्न में दिया गया है T। वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, और एक स्पर्श रेखा T है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। आगे कहा गया है, यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है। इस स्पर्श रेखा T पर कहीं एक बिंदु Q है, तो आप इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु ले सकते हो Q, उसका नाम है Q। तो जैसे हमने यहां पर एक बिंदु लिया Q, इस स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q है। आगे कथन में प्रश्न में कहा गया है, जो निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथन छांटिए। अब इस आकृति को देखकर इन कथनों में से हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला सवाल देखिए, क्यू आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, कि क्यू आर बड़ा है स्मॉल आर से। अब हमको देखना है कि Q से जो R तक की दूरी है, O से जो Q तक की दूरी है, O से Q तक की जो दूरी है उस त्रिज्या से अधिक है, ये हमको देखना है। यहां पर इस आकृति में हमको देखना है कि O से लेकर Q तक की जो दूरी है वह इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से अधिक है।
देखना है ये कथन सत्य है या नहीं, क्योंकि इस कथन में कहा गया है, इस कथन में कहा गया है कि ओ क्यू जो है वह बड़ा है आर से, कि ओ से क्यू तक की जो दूरी है वह वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से अधिक है। तो आप देखकर बता सकते हैं। देखिए वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी ओ से, और इस वृत्त की परिधि तक ये दूरी जो है स्मॉल आर है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वह स्मॉल आर है, और ओ से क्यू तक की दूरी त्रिज्या से अधिक होगी, क्योंकि बिंदु क्यू जो है इस वृत्त के बाहर स्थित है, इस वृत्त के बाहर स्थित है बिंदु क्यू। तो बिंदु क्यू की जो दूरी है केंद्र से और इस वृत्त की जो त्रिज्या है आर से, वह दूरी अधिक होगी। बिंदु क्यू की दूरी केंद्र से अधिक होगी उसकी त्रिज्या से। देखिए त्रिज्या तो यहां से यहां तक है, और बिंदु क्यू जो है वह अधिक दूरी पर है, ओ से वृत्त के बाहर स्थित है बिंदु क्यू। तो ये कथन तो यहां पर दिया गया है सत्य, कि बिंदु क्यू की जो दूरी है केंद्र से वह त्रिज्या से अधिक है। अब अगला कथन देखिए। अब यहां पर कहा गया है कि ओ क्यू बराबर आर है, कि बिंदु क्यू की जो दूरी है केंद्र से ओ से क्यू तक की जो दूरी है वह त्रिज्या के बराबर है। आप इस आकृति में देख सकते हैं कि ओ से लेकर और इस बिंदु पी तक, क्यू तक की जो दूरी है वह इस त्रिज्या के बराबर है या नहीं। देखिए ओ से लेकर यहां तक की दूरी है वृत्त की त्रिज्या, और ओ से क्यू तक की दूरी ये बिंदु क्यू की दूरी है। तो त्रिज्या जो है वह ओ से पी तक की दूरी से कम है, कम है, और यहां पर क्या लगा हुआ है चिन्ह, बराबर का चिन्ह। तो बिंदु क्यू की जो दूरी है केंद्र से वह उसकी त्रिज्या के बराबर नहीं है, क्योंकि बिंदु क्यू जो है वृत्त के बाहर स्थित है। जो भी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा वह त्रिज्या के बराबर तो होगी नहीं उस बिंदु की दूरी। तो यह कथन यहां पर लिखा हुआ है असत्य। अब अगला कथन देखिए। ओ क्यू छोटा है आर से, देखिए यहां पर लिखा गया है ओ से क्यू तक की जो दूरी है वह आर से छोटी है। तो इस कथन में देखकर बताना है कि ओ से क्यू तक की जो ये दूरी है, देखिए ओ से इस बाहर वाले बिंदु क्यू तक की जो ये दूरी है इस त्रिज्या से, इस दूरी से कम है या अधिक है। तो ओ से क्यू तक की जो दूरी है त्रिज्या से तो ज्यादा है, और इस कथन में कहा गया है कि ओ से क्यू तक की जो दूरी है वह कम है आर से, त्रिज्या से कम है। तो यह कथन यहां पर है असत्य, यह कथन है असत्य, क्योंकि बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है, और इस बिंदु क्यू की जो दूरी होगी वृत्त की त्रिज्या से अधिक होगी, कम नहीं रहेगी। अब अगला कथन देखिए। ओपी छोटा है आर से, देखिए यहां पर से छोटे का चिन्ह लगा है कि ओ से पी तक की जो दूरी है वह त्रिज्या से कम है। तो आप देख सकते हैं ये बिंदु पी जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है, और केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु की जो दूरी होती है वह त्रिज्या के होती है बराबर। ओ से पी तक की दूरी ही वृत्त की त्रिज्या है, और ओ से पी तक की जो दूरी रहेगी वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर रहेगी, क्योंकि केंद्र से और परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और ओ से पी तक की जो दूरी है इस त्रिज्या के बराबर रहेगी, ना कि उससे कम रहेगी। तो यह कथन भी यहां पर लिखा हुआ है असत्य। बिंदु पी की जो दूरी है केंद्र से वह त्रिज्या के बराबर रहेगी, क्योंकि बिंदु पी वृत्त पर स्थित है। यहां पर लिखा गया है ओपी बराबर है वृत्त की त्रिज्या के, तो ओ से पी तक की दूरी और वृत्त की त्रिज्या दोनों यहां पर बराबर ही रहेंगी, क्योंकि बिंदु पी वृत्त पर की परिधि पर स्थित है, और केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु की जो न्यूनतम दूरी रहती है वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यह कथन है यहां पर सत्य। आगे कहा गया है कि ओ से पी तक की जो दूरी है वह अधिक है वृत्त की त्रिज्या से। और यहां पर देखिए अभी हमने पिछले कथन में सीखा था कि ओ से पी तक की जो दूरी है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ओ से पी तक की दूरी इस कथन कथन में त्रिज्या से अधिक दे रखी है, जो कि गलत लिखा हुआ है। यह कथन असत्य है, क्योंकि बिंदु P जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है, और केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के जो बीच की दूरी रहती है वह उसकी त्रिज्या के बराबर रहती है सदैव। तो प्रश्न संख्या 2 भी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। हमको जीवा में और रेखा में अंतर स्पष्ट करना है, छेदक रेखा में अंतर स्पष्ट करना है चित्र बनाकर। ठीक है, तो चित्र की सहायता से हम वृत्त की जीवा और छेदक रेखा में अंतर स्पष्ट करेंगे।
तो पहले हम एक वृत्त की आकृति बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र है। ये एक दूसरी वृत्त की आकृति हमने बना ली है। अब पहले वाले वृत्त में हम खींचेंगे वृत्त की जीवा। जीवा वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। जैसे वृत्त पर हमने एक बिंदु यहां पर ये लिया, एक बिंदु वृत्त पर हमने लिया ए, दूसरा बिंदु लिया हमने वृत्त पर बी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह वृत्त की कहलाएगी जीवा। जीवा वह रेखाखंड होता है वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला वह रेखाखंड वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। यह है वृत्त की जीवा। और अब छेदक रेखा का चित्र इस वाली आकृति में हम बनाएंगे। छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये एक रेखा हमने यहां वृत्त ये खींच दी है, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे इस बिंदु का नाम P रख लेते हैं और इस वाले बिंदु का नाम Q। ठीक है, तो छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। और जीवा वह रेखाखंड होता है वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। देखिए, जीवा की जो लंबाई होती है वह सीमित होती है क्योंकि जीवा एक रेखाखंड है। रेखाखंड का शुरू होने का और खत्म होने का हमको पता होता है। रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित, पर रेखा जो रहती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। ना तो रेखा का हमको शुरू होने का पता है, ना उसके खत्म होने का पता है। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है, रेखा की लंबाई सीमित नहीं होती है। तो छेदक ये है एक छेदक रेखा, ये एक रेखा है छेदक रेखा। छेदक जो होती है वह एक रेखा है और जीवा जो है वह एक रेखाखंड है। रेखाखंड यह वृत्त के अंदर स्थित होता है। देखिए, जीवा जो है वृत्त के अंदर स्थित है और छेदक रेखा जो है वृत्त के बाहर भी जा सकती है। देखिए, ये रेखा जो है वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। छेदक रेखा की लंबाई सीमित नहीं होती है, पर जीवा जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई निश्चित होती है। इसके इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, इसके शुरू होने का भी हमको पता है और इसके खत्म होने का भी हमको पता है। और जो छेदक रेखा होती है उसके ना तो शुरू होने का हमको पता है, ना उसके खत्म होने का पता है। रेखा की लंबाई अनिश्चित रहती है। ठीक है, तो ये था जीवा और छेदक रेखा में अंतर, जो हमने चित्र बनाकर स्पष्ट कर लिया है। जीवा वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाता है और छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमको एक वृत्त खींचना है। फिर वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए। अब वृत्त के अभ्यंतर का मतलब है अंदर की ओर। वृत्त के अंदर हमको एक बिंदु P लेना है। ज्ञात कीजिए कि क्या बिंदु P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। फिर हमको देखना है कि उस बिंदु P से होकर क्या कोई एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। स्पर्श करने का मतलब है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो जैसे हम एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर पहले हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये हमने वृत्त बना लिया है और इस वृत्त का केंद्र का नाम हम रखते हैं O। और इसकी जो त्रिज्या है, देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है और इसकी त्रिज्या है 2.0 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त के अंतर्गत हमको अभ्यंतर में इसके अंदर की ओर एक बिंदु P लेना है। ये हमने बिंदु P लिया है इस वृत्त के अभ्यंतर भाग में, अंदर की ओर एक बिंदु P। अब हमको देखना है कि इस बिंदु P से क्या कोई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है। तो हम देखते हैं कि इस बिंदु से होकर क्या कोई स्पर्श रेखा खींची जा भी सकती है या नहीं। देखिए, जैसे ये बिंदु P से होकर हमने एक रेखा खींची, ये वाली रेखा खींची, एक रेखा ये और खींची जो बिंदु P से होकर जा रही है।
तो आप सभी रेखाओं में देखेंगे कि जो भी रेखा इस बिंदु P से होकर जा रही है, जो वृत्त के अंतर्गत है, वह वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। ये वाली रेखा भी दो बिंदुओं पर काट रही है, ये वाली रेखा भी दो बिंदुओं पर काट रही है, और ये रेखा भी वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो वृत्त के अभ्यंतर में स्थित अंदर की ओर किस वृत्त के अंदर वाले भाग में अगर कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से होकर अगर हम कोई एक रेखा खींचे जो इस बिंदु से होकर जाए, तो वह रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। और जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वह छेदक रेखा कहलाती है, ना कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे, पर ये जितनी भी रेखाएं बिंदु P से होकर जा रही हैं, यह वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही हैं, तो ये छेदक रेखा बन रही है, ना कि स्पर्श रेखा। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि बिंदु P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। ऐसी कोई सी भी रेखा इस बिंदु P से होकर नहीं खींची जा सकती जो वृत्त को स्पर्श करे। स्पर्श करने का मतलब है एक बिंदु पर वृत्त को काटे। इस बिंदु P से होकर जितनी भी रेखा खींची जाएंगी वह इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेंगी, और दो बिंदु पर काटने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। ऐसी कोई भी रेखा इस बिंदु P से होकर नहीं खींची जा सकती जो इस वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, अर्थात स्पर्श करे। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, क्या व्यास वृत्त की स्पर्श रेखा होती है? प्रश्न में पूछा गया है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है? प्रश्न में पूछा गया है, क्या व्यास वृत्त की इस छेदक रेखा होती है? इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। देखिए, ये एक कोई वृत्त है और इसका केंद्र हम मान लेते हैं O। इस वृत्त का केंद्र है O, और इस वृत्त का अगर हम व्यास बनाए, व्यास वह रेखाखंड होता है, देखिए, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वह वृत्त का व्यास कहलाता है। तो जैसे ये दो बिंदु थे वृत्त पर A और B, इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक ऐसा रेखाखंड हमने खींचा जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये वृत्त का कहलाएगा व्यास। ये वृत्त का है व्यास। तो व्यास वह रेखाखंड है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, उसको हम कहते हैं व्यास। अब प्रश्न में पूछा है कि व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है, ये हमसे पूछा है। तो व्यास जो है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड होता है, और रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित। ये A से शुरू हुआ, B पर खत्म हो गया, इस रेखाखंड की लंबाई है निश्चित। और जो छेदक रेखा होती है, छेदक एक रेखा होती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, वह वृत्त के बाहर भी दोनों ओर दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है। देखिए, जो छेदक रेखा होती है वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, जैसे ये हमने एक छेदक रेखा खींची, ठीक है, यह वृत्त को क्या है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये एक छेदक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। रेखा की लंबाई की होती है अनिश्चित, इसके ना तो हमको शुरू होने का पता है और ना ही इसके खत्म होने का पता है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है क्या, कि क्या ये जो व्यास है ये छेदक रेखा है या नहीं। देखिए, व्यास जो है वह छेदक रेखा नहीं होती, क्योंकि व्यास की लंबाई होती है निश्चित। व्यास जो एक रेखाखंड है और रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित। ये बिंदु A से शुरू हुआ है और B पर हो गया है खत्म। यह व्यास जो रहता है वृत्त के भीतर रहता है, कि अंत्य क्षेत्र में ही स्थित होता है, वृत्त के बाहर नहीं रहता है। छेदक रेखा वृत्त के बाहर भी बढ़ाई जा सकती है, तो जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त की छेदक रेखा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं, कि वृत्त का जो व्यास है वह वृत्त की छेदक रेखा नहीं होता है, क्योंकि व्यास एक रेखाखंड है और रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित। इस वृत्त को व्यास को वृत्त के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। और जो छेदक रेखा रहती है वह वृत्त के बाहर भी स्थित होगी, यह केवल वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसको हम कहते हैं छेदक रेखा।
तो एक छेदक रेखा व्यास नहीं हो सकती, क्योंकि व्यास एक रेखाखंड है, इसकी लंबाई निश्चित होती है और छेदक रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। ये बाहरी क्षेत्र में भी स्थित रहती है होती है और अंत्य क्षेत्र में भी, जबकि व्यास केवल अंत्य भाग में रहता है, बाहर नहीं होता है। वृत्त का व्यास वृत्त के अंत्य क्षेत्र में स्थित होता है, वृत्त के बाहर नहीं रहता। छेदक रेखा वृत्त के बाहर भी होती है और वृत्त के देखिए अंत्य भाग में भी है और बाहर की ओर भी बढ़ाई जा सकती है, पर व्यास को बाहर नहीं बढ़ाया जा सकता। तो वृत्त का व्यास वृत्त की छेदक रेखा नहीं होती है। यह था इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 14 ए भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिल देंगे नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।